हाँ जी। तो हम लोगों ने अच्छा लास्ट सेशन में क्या शुरू किया था? मेरे ख्याल से हमने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू किया था, राइट? और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए थे जी। और मेरे ख्याल से हमने तीन या चार तीन या चार अरेंजमेंट हमने पढ़ लिए थे। बिहार में सर लू गिर रहा है। हम्म। हमारे यहाँ तो बारिश ने मौज कर रखी है। अच्छा भाई, चलो हमारे वहां भी बारिश आ जाएगी दिल्ली में। आज तो आप क्यूट लग रहे हैं। अच्छा जी, आज ही लग रहे हैं। हम्म। तो चार सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। और सीटिंग अरेंजमेंट के हमने ना बेसिक क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल बेसिक। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट होती हैं। अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात करें तो कितने टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं? दो टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट होती है, एक क्लोज्ड फॉर्म और एक ओपन फॉर्म। एक तो वो अरेंजमेंट होती है जो चारों तरफ से बंद हो, ठीक है? हाँ जी। एक तो वो अरेंजमेंट होती है जो चारों तरफ से बंद हो। दूसरी दूसरी वो अरेंजमेंट होती है जो ओपन अरेंजमेंट होती है, ओपन, जो दोनों साइड से खुली होती है। दो टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट होती है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। सबसे पहले हमने क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। फिर ओपन फॉर्म को तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या सीखा कि लोग जहां बैठे हैं पहले तो उसको बनाओ। अगर सर्किल के चारों तरफ बैठे तो सर्कल बनाओ, रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठे रेक्टेंगल बनाओ, पेंटागन के चारों तरफ बैठे पेंटागन बनाओ। उसके बाद बेटा जितने भी लोग हैं सबका फेस सेम डायरेक्शन में कर दो, सबका फेस फेसिंग सेंटर कर दो, या सबका फेस अपोजिट टू सेंटर कर दो, या मिक्स्ड अरेंजमेंट बना दो। ठीक है, जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो लास्ट सेशन बेटा इंपॉर्टेंट सेशन था। जिस बच्चे ने सीटिंग अरेंजमेंट का लास्ट सेशन नहीं देखा है, सबसे पहले तो वो लास्ट क्लास जरूर देखे। क्योंकि जब आप लास्ट क्लास देखोगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगी कि किस प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को बनाना शुरू किया जाता है एग्जाम में। क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे ना बहुत डरते हैं इस टॉपिक से, है ना? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे खौफ खा जाते हैं कि सर सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये तो बड़ा ही टिपिकल चैप्टर है सर। ये क्वेश्चन हमसे कैसे डील होगा? तो कुछ बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन आप लोगों को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम हर क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये वाली अरेंजमेंट बनाई थी, फिर इससे रिलेटेड हमने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर हमने ये वाली अरेंजमेंट बनाई, और फिर इस अरेंजमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी हमने सॉल्व किए। फिर हमने ये वाली अरेंजमेंट बनाई, फिर इससे रिलेटेड, फिर हमने ये वाली अरेंजमेंट बनाई, और ये 4 अरेंजमेंट हम बना चुके हैं। अब ये 5वीं अरेंजमेंट आपके सामने है। आप इस 5वीं अरेंजमेंट को बनाइए। फिर इन 5वीं अरेंजमेंट को जब आप कंप्लीट करोगे तो फिर इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, इन 5 क्वेश्चन के आंसर। चलिए, तो देखो सीटिंग अरेंजमेंट में वही बच्चा लाइव सेशन अटेंड करेगा जो लाइव क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट को बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है? हाँ जी, आपको लाइव क्लास में ही सीटिंग अरेंजमेंट को बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भाई एग्जाम में कुछ भी आ रहा है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस आए हर सेट में। और अक्सर होता क्या है कि हम इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सर ये तो बैंकिंग के चैप्टर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? इसीलिए एटलीस्ट लाइव सेशन जब आप अटेंड कर रहे हो, या फिर जब आप इस क्लास को बाद में किसी और समय पर देख रहे हो, तो जितने भी क्वेश्चन मैं लाइव मतलब क्लास में करा रहा हूँ और जितना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ वो आपको एक्चुअल में लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करो फटाफट से।
सिमिलरिटी का दूसरा नेम क्या बोलते हैं? एनालॉजी। सिमिलरिटी को दूसरा नेम बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी यानी कि समानता। ठीक है, सिमिलरिटी को एनालॉजी भी कहते हैं। चलिए, तो भाई अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, बना लिया इस क्वेश्चन को। तो देखो, क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है? सबसे पहले तो ये लोग जहां बैठे हैं वो बनाओ। अगर ये लोग सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं तो सर्कल बनाओ, अगर ये लोग रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठे हैं तो रेक्टेंगल बनाओ, पेंटागन के चारों तरफ बैठे हैं तो पेंटागन बनाओ। मतलब जिस चीज के चारों तरफ बैठे हैं वो बनाओ। ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जे पी क्यू आर एस टी यू वी आर मैरिड कपल सिटिंग अराउंड ए सर्किल फेसिंग द सेंटर। तो भैया ये वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं, तो सबसे पहले हमारा काम होगा एक वृत्त बनाना। वो बच्चे ध्यान से सुन ले जिनका आज पहला दिन है सीटिंग अरेंजमेंट का, या फिर वो बच्चे जो सीटिंग अरेंजमेंट से बिल्कुल डरते हैं, वो सोचते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट जैसी चीज हम कभी जिंदगी में नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखो, जो जे पी क्यू आर एस टी वी चार विवाहित जोड़े हैं जो कि केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है: लेक्चरर, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक। यानी कि जो मेल है ना, मेल, उनका प्रोफेशन दिया गया है डॉक्टर, लेक्चरर, है ना, डॉक्टर, लेक्चरर और लॉयर और साइंटिस्ट। अब पहला पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से सुनो। अमंग द मेल्स, देखो पहला, अच्छा पहले तो 8 लोग हैं ना, तो 8 लोगों को एक साथ बैठा दो और सबका फेस सेंटर की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो सबसे पहला स्टेप है क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, अमंग द मेल्स। अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। देखो क्वेश्चन क्या है, पुरुषों में से केवल आर और वी एक साथ बैठे हैं। अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, मतलब पुरुषों में से केवल आर और वी ही एक साथ बैठे हैं, इनके अलावा कोई भी दो व्यक्ति एक साथ नहीं बैठे। लेकिन दिक्कत यह है, अगर मैं आर और वी को बैठा देता हूं तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि लेफ्ट में कौन आएगा, राइट में कौन आएगा। आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि लेफ्ट में किसको बैठाएं हम और राइट में किसको बैठाएं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ जी। तो स्पेस विजुअलाइजेशन बेटा डाइस चैप्टर है, डाइस चैप्टर। हाँ जी, तो इसीलिए हम इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, इस पॉइंट का यूज हम बाद में करेंगे। अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। पुरुषों में से केवल आर और वी ही, दो पुरुष एक साथ बैठे हैं, इसका यूज हम बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ईच मैन इज सीटेड बिसाइड हिज वाइफ। प्रत्येक पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है भैया, और उसको छोड़ के कहाँ जाएगा? हर आदमी अपनी पत्नी के साथ ही बैठेगा भाई, हर व्यक्ति, हर हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठे हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, दोनों अलग अलग थोड़ी बैठेंगे, एक साथ ही बैठेंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन कहां से शुरू होगा, क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, ध्यान से सुनना। यू यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर is seated second to the right of V. U is the wife of lecturer is seated second to the right of V. V के second right में U है, तो सबसे पहले हम बेटा V को बैठाएंगे और पूरे सर्कल में हम V को कहीं भी बैठा सकते हैं। पूरे सर्कल में हम V को कहीं भी बैठा सकते हैं, तो पूरे सर्कल में मान लो मैंने V को यहां बैठा दिया, पूरे सर्कल में मान लो मैंने V को यहां बैठा दिया। U इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ V। अब V के सेकंड राइट में U है, V के सेकंड राइट में U है, तो भाई हम V के सेकंड राइट में किसको बैठा देंगे? V के सेकंड राइट में U को बैठा देंगे, है ना। V के सेकंड राइट में हम किसको बैठा देंगे? V के सेकंड राइट में U को बैठा देंगे। U इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ V। V के सेकंड राइट में मैंने किसको बैठा दिया? V के सेकंड राइट में मैंने U को बैठा दिया। ठीक है दोस्त, हाँ जी, U इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ V। अच्छा, अब U इज द वाइफ, U फीमेल है तो U को सर्कल में बंद कर दो, और जो V था, V कौन है? अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, V द साइंटिस्ट। बेटा V साइंटिस्ट और V मेल है, तो त्रिभुज में बंद कर दो, और ये कौन है? ये है साइंटिस्ट। पहले तो आप ये बताओ, सिर्फ इतनी सी बात आपको समझ आई कि नहीं?
सिर्फ इतनी सी बात कि जो यू है वो वी के दाईं ओर दूसरी है, और यू एक महिला है क्योंकि पत्नी है, और वी एक पुरुष है, ये साइंटिस्ट है। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट हमें बनाना है और कुछ भी नहीं करना। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड वी। देखो यू और वी के बीच में कौन बैठा है? यू और वी के बीच में टी बैठा है। यू और वी के बीच में टी बैठा है, और जैसे ही मैंने यू और वी के बीच में टी को बैठाया तो बेटा अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, पुरुषों में से केवल आर और वी एक साथ बैठे हैं। तो 100% ये कौन है? 100% ये आर है, क्योंकि आर और वी को एक साथ बैठाना है। और आर कौन है? आर लॉयर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आर लॉयर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप ये बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ सोच समझकर, कि यहां तक तो सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। सर ये तो हमने भी बना लिया, यू टी वी आर, यहां तक तो हमने भी सॉल्व कर लिया। आगे बताओ सर, इतना तो हमने भी बना लिया, आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है? सर ये इन्फॉर्मेशन तो हमें भी पता थी, यहां तक तो हम भी क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे बताओ सर। आगे नहीं हो पा रहा। तो मेरे भाई आगे इस क्वेश्चन में कुछ बचा भी नहीं है। आगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब ये क्वेश्चन बेटा 10 सेकंड का भी नहीं रह गया, 10 सेकंड का। अगर आपने इतना बना लिया ना तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं बचा। पूछो कैसे? जरा ध्यान, अरे बता तो दिया यार, स्पेस विजुलाइजेशन डाइस का चैप्टर है। गधे कुमार जो पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ना नहीं है तुम्हें, है ना? जब बता दिया स्पेस विजुलाइजेशन डाइस चैप्टर है, डाइस। ठीक है, पासा, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाव। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, तो भाई ये तो लोगों को हम बैठा चुके हैं। अब जरा इस पॉइंट को पढ़ो ध्यान से, ये पॉइंट आपकी बहुत मदद करेगा कि हर व्यक्ति को उसकी पत्नी के साथ बैठाओ। हर व्यक्ति को उसकी पत्नी के साथ बैठाओ, ये पॉइंट आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। अच्छा ये बताओ, ये जो वी है, वी की पत्नी कौन है? भैया पति पत्नी एक साथ बैठे हैं, वी की पत्नी आर नहीं हो सकती, क्योंकि आर तो एक पुरुष है। और हर पति पत्नी एक साथ है तो 100% वी की पत्नी टी है, और वी और टी हो गए पति पत्नी। वी और टी हो गए पति पत्नी। देखो ये जो आर है ना, आर, आर की पत्नी कहां पर है? आर की पत्नी ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो पुरुष है। तो 100% आर की पत्नी ये है, क्योंकि हर पति पत्नी एक साथ बैठा है। चलिए बेटा यू, यू का पति कौन है? यू का पति यू के साथ बैठेगा, तो 100% ये जो है ना, ये भाई साहब ये यू के पति हैं। ये यू के पति हैं 100%। और यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, ये लेक्चरर की पत्नी है तो यही लेक्चरर है। ये लेक्चरर की पत्नी है तो ये लेक्चरर है। ठीक है, यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, ये लेक्चरर की पत्नी है तो यू के पति कौन हो गए? लेक्चरर। अब बेटा एक डॉक्टर बचा है बैठने को, डॉक्टर। अब मैं डॉक्टर को कहाँ बैठाऊं? मैं डॉक्टर को लेक्चरर के साथ बैठाऊं या यहाँ बैठाऊं? बेटा डॉक्टर कभी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ डॉक्टर बैठा दिया तो पहला जो पॉइंट है ना, अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, भाई पुरुषों में से केवल आर और वी ही एक साथ बैठे हैं। इन दोनों के अलावा कोई भी दो पुरुष एक साथ नहीं बैठे। इसका मतलब ये जो डॉक्टर है ये यहाँ नहीं आ सकता, वरना दो पुरुष एक साथ आ जाएंगे। कोई भी दो पुरुष एक साथ नहीं बैठे इन दोनों को छोड़कर। इसका मतलब 100% ये डॉक्टर है, और ये जो डॉक्टर की पत्नी है ये नहीं है, ये डॉक्टर की पत्नी है। चलिए, तो हर पति पत्नी को आपको एक साथ बैठाना है, क्वेश्चन कंप्लीट, कहानी खत्म। देखो लॉयर की पत्नी ये हो गई, साइंटिस्ट की पत्नी ये हो गई, ये लेक्चरर की पत्नी थी। डॉक्टर को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, डॉक्टर को यहाँ बैठाए, डॉक्टर की पत्नी हो गई। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, पी डॉक्टर की पत्नी है तो डॉक्टर की पत्नी को हमने क्या बना दिया? डॉक्टर की पत्नी को पी बना दिया, है ना? एस इज अ मेल, क्यू इज नॉट डॉक्टर। अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू कौन है? अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो यहां पर ये हमने अंडरस्टूड कर लिया कि क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू मेल है, और क्यू हो गया लेक्चरर। या फिर यहां पे लिख सकते हैं एस एंड क्यू आर मेल, एस एंड क्यू आर मेल। ठीक है, क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू कौन हो गया? लेक्चरर। और एस कौन है? एस भी मेल है तो ये एस हो गया। अब बची कौन? बची कौन? जे, तो ये जे है। और ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पांचों क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। देखो
हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डॉक्टर, इनमें से डॉक्टर कौन है, डॉक्टर है एस। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डॉक्टर, निम्नलिखित में से लेक्चरर कौन है, लेक्चरर कौन है, क्यू। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ लॉयर, लॉयर की पत्नी कौन है, लॉयर की पत्नी है जे, लॉयर की पत्नी है जे। हु इज ऑन द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, लॉयर आर। साइंटिस्ट के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, लॉयर आर। एंड लॉयर आर इज द हस्बैंड ऑफ जे, लॉयर आर इज द हस्बैंड ऑफ जे, लॉयर आर इज द हस्बैंड ऑफ जे। टी इज सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, टी किस किस के बीच में है, टी इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी, टी इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी। तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए, बशर्ते हमारी अरेंजमेंट सही होनी चाहिए। ठीक है, अरेंजमेंट सही होनी चाहिए। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई Q इज अ मेल, Q एक पुरुष है। ठीक है, लिखा हुआ है ये पॉइंट यहाँ पे, Q एक पुरुष है। ठीक है, Q एक पुरुष है, Q एक पुरुष है। अगर ना भी लिखा होता तो हम उसको एस, अगर डॉक्टर नहीं है और अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, इन ऑप्शंस के आधार पे वो पुरुष ही निकला है। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें ना क्वेश्चंस को देखने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, आधा क्वेश्चन इधर है, आधा क्वेश्चन उधर है। तो अब हम क्या करेंगे, है ना, दूसरे क्वेश्चंस को लगाएंगे आपके सामने, ताकि आप पूरा पूरा क्वेश्चन देख पाओ एक ही पेज पे। क्योंकि अब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। अब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, अभी तक तो आप छुटकू छुटकू क्वेश्चन कर रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट में, अब धीरे धीरे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, हाँ जी, धीरे धीरे हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन हमने बना लिया, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। चलिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। पहले तो आप बेटा सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो, क्योंकि जो मेन इंफॉर्मेशन है ना वो अगले पेज पर है, क्योंकि जो मेन इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट पेज पर है, नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, मेन इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पर है, पहले आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो। हम्म, A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table facing the center. Each one of them has a different profession: doctor, engineer, architect, teacher, clerk, shopkeeper, business and banker. 8 लोग एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, सबका मुख केंद्र की ओर है और 8 लोगों का एक अलग अलग प्रोफेशन है। 8 लोग वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, 8 लोग वृत्त के चारों ओर बैठे हैं और सबका मुंह केंद्र की ओर है, और 8 का जो प्रोफेशन है वो अलग अलग है। तो सबसे पहला स्टेप सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का ये है, क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो आप पॉसिबिलिटीज बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि 4 पॉसिबिलिटी है तो 4 पॉसिबिलिटी बना दो। अगर आपको लगता है कि 5 पॉसिबिलिटी है तो 5 पॉसिबिलिटी बना दो। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि पॉसिबिलिटी बनाकर सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जितनी पॉसिबिलिटी आपको लगती हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आप उतनी पॉसिबिलिटी बनाओ, लेकिन हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, हर बच्चा। ठीक है, हार नहीं माननी है आपको और दिल से इस क्वेश्चन को बनाना है, ईमानदारी के साथ। मेहनत आपको ईमानदारी से करनी है, धोखा नहीं दोगे आप अपने आप को, क्योंकि बेटा आप मुझे नहीं अपने आप को धोखा दोगे। ठीक है, हाँ जी। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आपको लगता है पॉसिबिलिटी बन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को पॉसिबिलिटी से सॉल्व करो, लेकिन एटलीस्ट कोशिश सारे बच्चे करेंगे, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया ना तो समझ लो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर जिस जिस एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा आप उस हर एग्जाम का सीटिंग अरेंजमेंट बना लोगे, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो।
चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो टीचिंग हो या डिफेंस हो। अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो आप दुनिया के हर पेपर का सीटिंग अरेंजमेंट बना सकते हो एक्सेप्ट बैंकिंग। देखो बैंकिंग लेवल अभी शुरू नहीं हुआ, वो एक अलग लेवल है, बैंकिंग पीओ, ठीक है। उस लेवल को छोड़कर दुनिया का हर लेवल आप बना लोगे। चलो। सबसे पहला आंसर दिया है इस क्वेश्चन का नीतीश ने, लेकिन नीतीश ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक है आपके आंसर में। दोबारा से चेक करो एक बार, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है नीतीश। हाँ जी, बना लिया भाई सभी ने क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है, चाहे 10 मिनट में करो, चाहे 15 मिनट में, चाहे 5 मिनट में, चाहे 2 मिनट में। लेकिन मैं ये चाहता हूं जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं या फिर इस लाइव क्लास के बाद में जब आप इस क्लास को देखोगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बीच में जितना मैंने टाइम दिया है आप उस टाइम को स्किप मत करना स्पीडोमीटर के साथ, ठीक है। आप इस टाइम में एक्चुअल में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, और हर बच्चे को ये क्वेश्चन बनाना है, हर बच्चे को, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आप दुनिया के हर एग्जाम का सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर दोगे एक्सेप्ट बैंकिंग लेवल, ठीक है। करो कोशिश यार, बनेगा। दो पॉसिबिलिटी बनाओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, पांच बनाओ, पांच पॉसिबिलिटी बनाओ, बट एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर बनाओ यार। चाहे आपको पांच अलग अलग संभावनाएं क्यों ना बनानी पड़े, पांच अलग अलग सर्कल क्यों ना बनाने पड़े, लेकिन बनाओ। छह बनाओ, सात बनाओ, आठ बनाओ, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ बस। पहला पॉइंट है, ए शिक्षक के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। ए शिक्षक के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सबसे पहले किसको बैठाओगे आप? सर ऑब्वियस सी बात है, टीचर को बैठाएंगे सबसे पहले। और टीचर के थर्ड राइट पे कौन है? टीचर के थर्ड राइट पे ए है, तो टीचर के दाई ओर तीसरा ए बैठा देंगे। टीचर का दाई ओर तीसरा, एक दो तीन। इस पॉइंट में किसी भी बच्चे को 0.1% भी दिक्कत नहीं हुई होगी। हुई है किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होगी। ए शिक्षक के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। डी सिट्स थर्ड, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। डी जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी।
देखो डी जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, जी के बाईं ओर दूसरा डी है, जी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, जी के बाईं ओर दूसरा डी है। जी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि जी के बाईं ओर दूसरा डी नहीं है। जी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, जी के बाईं ओर दूसरा डी है, जी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, जी के बाईं ओर दूसरा डी है। जी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, जी के बाईं ओर दूसरा डी है, और जी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, जी के बाईं ओर दूसरा डी है। तो भैया जी के बाईं ओर दूसरा डी है, डी सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो जी की बैठने की तो ढेर सारी संभावनाएं बन गई। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह संभावनाएं बन गई जी की। तो आप छह संभावनाएं अलग अलग बना देते हैं। अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा था तो आप छह सर्कल अलग अलग बना देते हैं। लेकिन वैसे छह संभावनाएं कभी भी एक साथ बनाई नहीं जाती हैं। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट जी के बैठने की कुछ और संभावनाओं को खत्म करेगा। देखो जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द टीचर। जी टीचर का पड़ोसी नहीं है। जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर। जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है, तो जी को मैं यहां भी नहीं बैठा सकता, जी को मैं यहां भी नहीं बैठा सकता। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर। जी शिक्षक के बगल में नहीं है, इसका मतलब जी शिक्षक भी नहीं होगा। तो बेटा जी की तीन संभावनाएं गलत हो गई। अब ये बताओ जी की कितनी संभावनाएं बची हैं? तीन। तो बस तीन अलग अलग सर्कल बना लो। तीन तो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी आपको क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। तीन अलग अलग संभावनाएं आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है, और देखो संभावनाओं को बनाया कैसे जाता है सीख लो बेटा। ठीक है, जी की बैठने की तीन संभावनाएं हैं, तो तीन अलग अलग सर्कल आपको बनाने पड़ेंगे। हो सकता है तीन के बाद और भी संभावनाएं हमें बनानी पड़े, लेकिन फिलहाल हम तीन सर्कल बना के सेटिस्फाई होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ जी। टीचर के दाहिनी ओर टीचर के दाहिनी ओर तीसरा ए है, तो भैया टीचर के दाहिनी ओर तीसरा ए है। टीचर के दाहिनी ओर तीसरा ए है। टीचर के थर्ड राइट पे कौन है? ए। अब देखो बेटा जी के बैठने की तीन संभावनाएं हैं। जी यहां भी आ सकता है, जी यहां भी आ सकता है, जी यहां भी आ सकता है। तो पहले में तो मैं जी को यहां बैठा देता हूं, दूसरे में मैं जी को यहां बैठा देता हूं, तीसरे में मैं जी को यहां बैठा देता हूं। तो जी की मैंने तीनों संभावनाएं बना ली। भाई जी की तीनों संभावनाएं बना ली, जी यहां भी आ सकता है, यहां भी, यहां भी। तो पहले में जी यहां, दूसरे में जी यहां, तीसरे में जी यहां। तो इस तरीके से जी के बैठने की तीन संभावनाएं बन चुकी हैं और आप समझ चुके होंगे कि जी की तीन संभावनाएं हमने किस तरीके से बना दी। और देखो जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? जी के सेकंड लेफ्ट पे डी है, तो जी के सेकंड लेफ्ट पे डी बैठा दिया, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी बैठा दिया, जी के सेकंड लेफ्ट पे किसको बैठा दिया? डी को बैठा दिया। और मैं उम्मीद करता हूं इन तीनों संभावनाओं में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, तो ये अंडरस्टूड है कि जी टीचर भी नहीं है। समझ रहे हो? जी टीचर भी नहीं है। चलिए ये तीनों संभावनाएं आपको समझ आ गई। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी हु इज द शॉपकीपर एंड टीचर। देखो बी शॉपकीपर एंड टीचर के बीच में एक व्यक्ति है। अगर ये टीचर है तो बेटा बी शॉपकीपर को मैं यहां नहीं बैठा सकता, फिर मुझे बी शॉपकीपर को यहां बैठाना पड़ेगा। ठीक है भाई, बी शॉपकीपर को मुझे, अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर यहाँ नहीं आएगा, बी शॉपकीपर, अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर यहाँ नहीं आएगा, बी शॉपकीपर यहाँ आएगा, क्योंकि बी शॉपकीपर और टीचर के बीच में एक का गैप है। अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर यहाँ नहीं आएगा, फिर बी शॉपकीपर यहाँ आएगा। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक का गैप है। और मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों संभावनाएं एकदम परफेक्ट हैं, एकदम परफेक्ट। अभी तक कोई भी संभावना गलत नहीं है।
द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द शॉपकीपर। भाई शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है, तो हर अरेंजमेंट में शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट को बैठा दो। शॉपकीपर का थर्ड राइट 1 2 3, ये कौन है? ये आर्किटेक्ट है। शॉपकीपर का थर्ड राइट 1 2 3, ये कौन है? ये आर्किटेक्ट है। शॉपकीपर का थर्ड राइट 1 2 3, ये कौन है? ये आर्किटेक्ट है। अभी भी तीनों में से कोई भी संभावना गलत नहीं हो रही और नई संभावना भी यहाँ पे बन नहीं पा रही है ना। ना तो कोई संभावना गलत हो रही, ना ही कोई नई पॉसिबिलिटी बन पा रही है। अगले पॉइंट पे चलो। एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है। अब देखो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना सब लोग। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है, तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एच नहीं आ सकता। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है बेटा, ये इंजीनियर नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में एच नहीं आ सकता। कुल मिला के आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच कहीं भी नहीं आ सकता, ना यहाँ ना यहाँ। इसका मतलब ये संभावना गलत। तो अब जाकर हमें पता चला है कि ये पॉसिबिलिटी गलत है ना। अब जाकर हमें पता चला है कि ये पॉसिबिलिटी गलत है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर ये नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में एच नहीं आ सकता। तो 100% ये इंजीनियर है और आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कौन है? एच है। ठीक है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता। तो हमें ये पता चल गया ये संभावना भी हमारी गलत है। तो बेटा इस पॉइंट ने दो पॉसिबिलिटी को गलत कर दिया, सिर्फ एक ही संभावना हमारी बची है। E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H। बेटा जो E है वो H का नेबर नहीं है। E अगर H का नेबर नहीं है तो 100% जो E है वो यहाँ बैठेगा। E अगर H का नेबर नहीं है तो 100% E यहाँ बैठेगा। इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। बेटा ये जो इंजीनियर है ना, ये क्लर्क के थर्ड राइट पे है, तो 100% ये क्लर्क है क्योंकि इसी के थर्ड राइट पे इंजीनियर है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति है। ई इज नीदर अ बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर। देखो एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति है, तो एफ को मैं ना तो यहाँ बैठा सकता, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ। एफ या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ। और एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक है, अगर मैं एफ को यहाँ बैठा दूं तो जो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा वो ई को बनना पड़ेगा। लेकिन एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक तो आ जाएगा, लेकिन बेटा जो ई है ना वो बिजनेसमैन नहीं है। ई बिजनेसमैन नहीं है, इसका मतलब एफ यहाँ नहीं आएगा, 100% एफ यहाँ आएगा। और बिजनेसमैन ये नहीं आएगा तो फिर बिजनेसमैन ये होगा। एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति है। और बेटा ई डॉक्टर भी नहीं है, तो डॉक्टर हो जाएगा ये। और हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। बचा कौन है हमें बैठाने के लिए? है बचा कौन है? कौन बचा है? बैंकर। बैंकर बचा है, बैंकर। तो बेटा जो ई है वो बैंकर हो जाएगा। और उसके साथ साथ पर्सन कौन सा बचा है? ए, बी, ये सी। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। और अब मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आज से 10 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है बैंक पीओ एग्जाम में। हालांकि बैंक पीओ एग्जाम में अब इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन ये आज से 10 साल पहले बैंक पीओ एग्जाम का क्वेश्चन है। लेकिन अब बैंक पीओ में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो बैंक पीओ को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम की सीटिंग अरेंजमेंट बना लोगे। अगर आपने बिल्कुल इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है जिस मेथड से मैंने कराया है, 3 पॉसिबिलिटी बनाकर अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट से, तो फिर समझ लो सीटिंग अरेंजमेंट आपका कंफर्म हो गया। मतलब क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन आपके कंफर्म हो गए। फिलहाल अभी तक हमने ओपन फॉर्म को स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, अभी तो हम क्लोज्ड फॉर्म का ही बेसिक पढ़ रहे हैं। एक पहला ऐसा क्वेश्चन हमने किया क्लोज्ड फॉर्म का जिस क्वेश्चन में हमने पॉसिबिलिटीज बनाना सीखी। क्या सीखी बेटा? जिस क्वेश्चन में हमने पॉसिबिलिटीज बनाना सीखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डील करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। और हर बच्चा कोशिश करेगा। जिस बच्चे को कोशिश नहीं करनी है वो किस क्लास को छोड़ के चला जाए, क्योंकि वो अपना फिर टाइम वेस्ट ना करे।
वो जब ये क्लास खत्म हो जाए तो क्लास खत्म होने के बाद फिर आप क्या देखना है, इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना और फिर आप हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो फिर ये क्लास 15 मिनट में खत्म कर लेना। भाई सीटिंग अरेंजमेंट के 4-5 क्वेश्चन ही हो पाते हैं लाइव सेशन में। तो आप जब ये लेक्चर खत्म हो जाए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में 4-5 क्वेश्चन के डायरेक्ट सोल्यूशन देखना, फिर आप टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, तो इसीलिए वही बच्चा क्लास में रुके जिसको एक्चुअल में ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। समझ रहे हो, अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन का वेट करते हो तो फिर आप इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ो, वीओडी सेक्शन से पढ़ लो, फिर आपको इसमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। सर आप फुसला के बैंक का क्वेश्चन करा लेते हैं। टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, बट बाद में चीजें कवर हो जाएंगी। बेटा सिलोजिज्म का कौन सा क्वेश्चन था जिसकी आप बात कर रहे हैं? अमन ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, शाबाश। बिट्टू ने भी इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दे दिया, शाबाश बिट्टू। विजुअल मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेटा ये नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन है। नॉन वर्बल रीजनिंग पिक्चर वाले क्वेश्चन। देवेंद्र ने भी इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, गौतम ने भी इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, शाबाश देवेंद्र गौतम। गौरव गलत है बेटा तुम्हारा, मुस्कान आपका भी गलत है, नितिन आपका भी गलत है, गौतम ने एकदम परफेक्ट आंसर दे दिया। हाँ जी, तो भाई इस क्वेश्चन में टोटल 7 लोग बैठे हैं, 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्त में बैठे हैं, उनमें से 5 का मुख केंद्र की ओर है जबकि 2 का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे और सातों को एक साथ बैठा देंगे, 1 2 3, लेकिन इस बार एक दूसरे के विपरीत नहीं आएंगे। 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम किसी का भी फेस नहीं बनाने वाले, क्योंकि हमें भाई साहब फेस तो पता ही नहीं है कि किसका अंदर है किसका बाहर। बस ये पहला स्टेप है इस बार, क्योंकि ये मिक्स्ड अरेंजमेंट है।
हाँ जी, तो भाई ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट, सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले डी को बैठाओ, लेकिन डी का फेस पता नहीं है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। तो भैया डी को बैठाओ, डी का फेस केंद्र की ओर है। ये सबसे पहला पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करो, तब जाके आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। हाँ जी, तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। अब सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बेटा डी का थर्ड लेफ्ट क्या होगा? डी का थर्ड लेफ्ट होगा 1 2 3, और इसका भी फेस किधर है? इसका भी फेस सेंटर की तरफ है। इसका भी फेस सेंटर की तरफ है बेटा, इसलिए आपको टाइम दिया जाता है ताकि हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना ले। हर बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो इसको ना बना पाए। ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है, मतलब जो ई है वो ना तो डी के बगल में है ना ही सी के बगल में है, तो 100% ई यहां पे है, लेकिन इसका फेस नहीं पता अभी किसी को। जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, बेटा डी और एफ, एफ यहां नहीं आ सकता, तो 100% जो एफ है वो यहां आएगा, और जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। बहुत बढ़िया। जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है। ए का थर्ड राइट, ए के थर्ड राइट पे जी है, और जी का फेस सेंटर की तरफ है। देखो जी जो है वो ए के थर्ड राइट पे है, और जी का फेस सेंटर में होना चाहिए। ए का थर्ड राइट, बेटा ए 3 जगह आ सकता है। ए यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है। क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? अगर आप ए को यहां बैठाना चाहते हो तो ए के थर्ड राइट पे जी आना चाहिए। अब यहां पर जब ए बैठेगा तो ए की दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए का फेस अंदर होगा या फिर ए का फेस बाहर। अगर ए का फेस अंदर है, अगर ए का फेस अंदर है तो ए के थर्ड राइट पे जी, ए का थर्ड राइट जाएगा इधर 1 2 3, और यहां पे जी नहीं है। अगर ए का फेस बाहर है तो ए के थर्ड राइट पे जी 1 2 3, और यहां पे जी नहीं है। कुल मिलाकर मैं ए को यहां बैठा ही नहीं सकता, ना फेस अंदर ना फेस बाहर, ना फेस अंदर ना फेस बाहर। क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? सर ए का फेस बाहर, ए के थर्ड राइट 1 2 3, यहां पे जी नहीं है। ए का फेस अंदर, ए के थर्ड राइट पे जी 1 2 3, और यहां पे जी नहीं आ सकता क्योंकि जी का फेस अंदर आना चाहिए ना कि बाहर। तो कुल मिलाकर मैं ए को यहां पे बैठा ही नहीं सकता, ना फेस अंदर ना फेस बाहर। तो बेटा ए ना तो यहां आ सकता ना यहां, ए दोनों में से कहीं नहीं आ सकता क्योंकि ए के थर्ड राइट पे जी नहीं आ पा रहा। तो 100% ए यहां है। ए का थर्ड राइट 1 2 3, ए के थर्ड राइट पे जी, जी का फेस अंदर, जी का फेस अंदर। बेटा बचा कौन? बचा है बी, बचा है बी, यहां पे बी बैठा दिया। अब लास्ट पॉइंट क्या है? वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग आउटसाइड, बी का एक पड़ोसी है जिसका मुख केंद्र से बाहर है। तो बेटा इसका मुख तो केंद्र से बाहर नहीं है, तो 100% इसका मुख केंद्र से बाहर है। और सिर्फ बेटा दो लोग हैं जिनका मुख केंद्र से बाहर है, और वो दोनों लोग कौन है? ए और ई। तो ए और ई को छोड़कर बाकी सब लोगों का मुख केंद्र की ओर है, यानी कि एफ का मुख भी केंद्र की ओर है, सी का भी, जी का भी, बी का भी। सिर्फ ए और ई को छोड़कर बाकी सबका मुख केंद्र की ओर है। तो ये मिक्स्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, लेकिन सिंगल सर्कल में हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। हमें 2 या 3 पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हो? हमें 2 3। एक चीज हमेशा याद रखना, बैंकिंग वाली सीटिंग अरेंजमेंट कभी भी एक सर्कल में सॉल्व नहीं हो सकती। बैंकिंग के अलावा जो बाकी एग्जाम्स की अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट, वो तो एक सर्कल में सॉल्व हो जाती है।
लेकिन बैंकिंग की सीटिंग अरेंजमेंट कभी भी एक सर्कल में सॉल्व नहीं होगी, उसके लिए हमें 2-3 सर्कल बनाने ही पड़ेंगे। बेटा इस अरेंजमेंट में अपोजिट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कौन किसके अपोजिट बैठा है, क्योंकि 7 लोगों में विपरीत नहीं बन सकते। समझ रहे हो, 7 लोगों में विपरीत नहीं बन सकते। तो अपोजिट का कंसेप्ट, अब देखो एक और क्वेश्चन है लेकिन इसकी अंग्रेजी अलग है और इसकी हिंदी अलग है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। अंग्रेजी अलग से दे रखी है, हिंदी अलग से दे रखी है। मैं कोशिश करता हूं कि ये क्वेश्चन मेरे पास हो तो मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही एक साथ दिखा सकूं। लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर, हाँ चलो, आप इस क्वेश्चन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज में एक साथ देख सकते हो ऑन अ सिंगल पेज। बाद में जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो फिर एक लैंग्वेज हटा दूंगा। फिलहाल के लिए आप दोनों लैंग्वेज में देख लो, ठीक है। हाँ जी, चलिए बनाने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कौन सा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है जिसमें ईदर और केस लगा दिया आपने? वो लगना नहीं था क्योंकि उसमें सम नॉट और ऑल का भी यूज हो रहा है। बेटा सम नॉट और ऑल में ईदर और लग जाता है, ऑल और नो में ईदर और नहीं लगता। सम नॉट और ऑल में लग जाता है, ऑल और नो में नहीं लगता। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और हर एक सिंगल स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना था, उसकी मजबूरी थी कि इस क्वेश्चन को बनाना ही बनाना है, वरना बेटा लाइव सेशन अटेंड करने का सीटिंग अरेंजमेंट कोई फायदा नहीं है ना? और मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने इस क्वेश्चन को ना बनाया हो, और एकदम सही बनाया होगा, है ना। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, 10-20-5% कॉन्फिडेंस सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर। हाँ सर, अब हम सीटिंग अरेंजमेंट को बना सकते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a square table facing the center in such a way that 4 of them are at 4 corner, while 4 of them are seated in the middle of each 4 side. देखो इस तरीके से क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मेज है, उसके चारों तरफ लोग बैठे हैं, हमने आयताकार मेज बना दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लोग बैठे हैं कोनों में और 4 लोग बैठे हैं मिड में, और सबका जो फेस है वो केंद्र की ओर है। ये अच्छी बात है। अगर फेस सेम डायरेक्शन में होता है तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। पहला पॉइंट है ए सिट्स थर्ड, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द एफ, एफ सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल। देखो सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, जो ए है वो एफ के सेकंड नाइट पे है और एफ मेज में कहीं बीच में बैठा है।
तो एफ भुजा के मध्य में बैठा है, तो एफ को मैंने भुजा के मध्य में बैठा दिया और एफ के सेकंड राइट पे मैंने ए को बैठा दिया। अच्छा, जी हु डजंट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर, जी कॉर्नर पे नहीं है, यानी कि जी भुजा के मध्य में बैठा है, जी भुजा के मध्य में बैठा है एंड सेकंड टू द राइट ऑफ डी, और जी जो है वो डी के सेकंड राइट में है। जी भुजा के मध्य में बैठा है और ये डी के सेकंड राइट में है, तो बेटा डी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि डी के सेकंड राइट में जी नहीं आ सकता, डी के सेकंड राइट में जी नहीं आ सकता है। तो इसके लिए मैं जी को यहां बैठाऊंगा और डी के सेकंड राइट में, डी के सेकंड राइट में जी आ जाएगा, डी के सेकंड राइट में जी आ जाएगा। ठीक है, डी के सेकंड राइट में जी आ जाएगा। जी हु डजंट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। जी जो है डी के सेकंड राइट में कौन आ गया, जी आ गया। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में केवल दो लोग हैं, डी और बी के बीच में दो लोग हैं, तो बी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, बी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, दो संभावनाएं हैं। तो अब आप क्या करो, अब आप दूसरी संभावना भी बना लो। भाई दो संभावनाएं हैं, डी और बी के बीच में दो लोग हैं, तो डी और बी के बीच में अगर दो लोग हैं तो आप दूसरी संभावना भी बना के चलो। एफ यहां पे बैठाई दिया आपने पहले, जी यहां पे आ गया और ये डी आ गया और ये ए आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है कि डी और बी के बीच में दो लोग हैं, तो बी यहां भी आ सकता है और बी यहां भी आ सकता है, तो दोनों संभावनाएं मैंने बना ली। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी जी के साथ नहीं आएगा तो सी यहां आ जाएगा, अगर सी जी के साथ नहीं आएगा तो सी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में एच है, बी के सेकंड लेफ्ट में एच यहां आ गया और बी के सेकंड लेफ्ट में एच यहां आ गया। अभी तक हमारी दोनों ही संभावनाएं सही है, दोनों ही संभावनाएं सही है, बस एक लास्ट पॉइंट बचा है, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी और एफ। ई जो है वो ना तो जी का पड़ोसी है ना ही एफ का। देखो ई ना तो जी के साथ आएगा ना ही एफ के साथ, इसका मतलब मैं ई को यहां नहीं बैठा सकता, इसका मतलब ये संभावना गलत। ई ना तो जी के साथ है ना एफ के साथ, तो बेटा एफ के साथ ई नहीं आ सकता, तो एफ के साथ ई नहीं आ सकता तो ई आ जाएगा यहाँ और बचा कौन, सी, सी आ जाएगा यहाँ। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, हाँ जी, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है बेटा, है ना, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिक क्वेश्चन है क्लोज्ड फॉर्म के, ये आपको अच्छे से समझ आने लगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कल ना पहले रो वाले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमने सर्कुलर फॉर्म के बेसिक क्वेश्चन किए हैं वैसे ही कल हम बेटा रो वाले के बेसिक क्वेश्चन करेंगे ओपन फॉर्म के। जब हम रो वाले बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद फिर हम बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने 2 दिन में क्या पढ़ा, पहले दिन और दूसरे दिन हमने दोनों ही दिन बेटा सीटिंग अरेंजमेंट का बिल्कुल बेसिक लेवल पढ़ा है, एकदम बेसिक लेवल। कल हम रो वाले क्वेश्चंस एकदम बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम पीओ लेवल शुरू करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं हम, ठीक है, हाँ जी, चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।